में जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर है, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर है जो सभी के लिए समान पेपर है, उसकी आज हम पहली यूनिट शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति जिसे कह देते हैं, आज उस पूरी यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे, उनको स्पष्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो शिक्षा बराबर शिक्षण, जो हमारी शिक्षा है उसी से शिक्षण जो है हमारा बेहतर होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने शिक्षण स्तर को बेहतर कर सकते हैं। और जो टीचिंग तो हो गया शिक्षण, और जो एप्टीट्यूड है अभिवृत्ति वो होती है हमारी योग्यता, शिक्षण योग्यता। तो इसको देखते हैं। शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, अक्षमता और भविष्य को आकार देता है। यानी कि जो शिक्षण है वो एक अच्छा व्यवसाय है और वह व्यक्ति के चरित्र, उसकी किसी भी कार्य करने की क्षमता, जिसे आप कैपेबिलिटी कह लीजिए, और उसके भविष्य को तय करता है, एक नया आकार देता है। शिक्षा समाज के एक आत्मा की भांति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। जी.के. चेस्टरटन। जैसे कि शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है, आप पहले पॉइंट को देखेंगे, जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। यह कहा है एपीजे अब्दुल कलाम ने। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और शिक्षा समाज के एक आत्मा की भांति है जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, ये कहा है जी.के. चेस्टरटन ने। ये एक परिभाषाएं हैं। और शिक्षण का मूल अर्थ क्या होता है? शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षण का मूल अर्थ होता है। यह इसीलिए आप कह सकते हैं कि शिक्षा बराबर शिक्षण या शिक्षण बराबर शिक्षा। शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष से हुई, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं को पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के विशिष्ट क्षेत्र में अपना योगदान कर सके। जो शिक्षा है वह हमें इस योग्य बनाती है कि हम जो हमारा सामाजिक वातावरण है, चाहे वह स्कूल में हो, परिवार में हो या समाज में हो, हम उसमें एक अच्छी प्रकार से उसमें घुल मिल सके, उसमें अपना समायोजन कर सके, अपनी क्षमताओं, जो हमारी किसी भी कार्य करने की क्षमताएं हैं उनका विकास कर सके, उनमें पूर्ण योगदान देती है शिक्षा। आप इस बात को स्पष्ट रखेंगे। और आपको पॉइंट टू पॉइंट तो याद ना भी हो, आपको इसकी व्याख्या याद होनी चाहिए कि शिक्षा के हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्या क्यों योग्य है, क्या हमारे लिए कार्य है। तो शिक्षा प्रदान करने के विषय करने वाले शिक्षक, अध्यापक, जो शिक्षा प्रदान करते हैं उनको शिक्षक, अध्यापक कहा जाता है। और जो ग्रहण करते हैं यानी कि विद्यार्थी, उनको अध्येता कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि अध्ययन करने वाले को अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूल शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। जो शिक्षक होता है वही एक विद्यार्थी को उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसे शिक्षा प्रदान करता है और उसे सुगमता और सरलता के साथ सिखाता है ताकि वह अपने कार्यों को आसानी से कर सके। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। रविंद्रनाथ टैगोर। यह शिक्षा की परिभाषा दी है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, श्री रविंद्रनाथ टैगोर। आप इस परिभाषा को ध्यान रखेंगे। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? कि किसी भी वस्तु या किसी भी बातों को, किसी भी चीज़ों को आत्मसात करना, उन्हें सीखना, अपने अंदर ग्रहण करना। जैसे कि अच्छे विचारों को अपने अंदर ग्रहण करना, यही आत्मसात होता है और इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। यह श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी कहना चाहते हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। गुरु टैगोर ने प्राचीन वेदांत का संश्लेषण भी किया है। अब ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है उनके बारे में बताया गया कि इन्होंने प्राचीन वेदांत का संश्लेषण भी किया है।
शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद जी वे कह रहे हैं कि शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्णता की एक अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, आप शब्दों को स्पष्ट करके चलेंगे। अभिव्यक्ति होती है किसी भी व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता, इसको हम अभिव्यक्ति कहते हैं। वह किस प्रकार समाज में उसके विचार, अपनी बातों को किस प्रकार वह रखता है, यही उसकी अभिव्यक्ति है। और शिक्षा एक व्यक्ति को बोलने की, उसे समाज में समायोजित होने की अभिव्यक्ति प्रदान करती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपके लिए जो यूजीसी नेट फर्स्ट इकाई फर्स्ट पेपर के लिए जो पहला पेपर है, उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल जो है, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से लाभदायक सिद्ध होगी। और इस वीडियो में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही तथ्य हैं। आप ध्यान रखेंगे कि अरस्तु ने शिक्षा को एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के रूप में परिभाषित किया है। जो अरस्तु है, उन्होंने शिक्षा को एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के रूप में परिभाषित किया है। आप इस परिभाषा को ध्यान रखेंगे। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक क्षमता को इस प्रकार विकसित करता है कि वह बाहरी वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके। जो शिक्षा है, शिक्षा एक, आप बच्चा कह लीजिए, विद्यार्थी कह लीजिए, या फिर एक इंसान, व्यक्ति, आप कुछ भी कह लीजिए, जो शिक्षा है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को, उसे सामाजिक वातावरण में समायोजित होने में, सार्थक रूप से भाग लेने में मदद करती है। शिक्षा एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को, एक व्यक्ति को उसकी आंतरिक क्षमताओं को इतना विकसित करती है कि वह बाहरी वातावरण में, जो सामाजिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है, उसमें सार्थक रूप से भाग ले सके। शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है, अर्थात शिक्षा के जो अर्थ है उनको दो मुख्य रूप में आप जान सकते हैं। एक होता है व्यापक स्तर, एक होता है संकुचित स्तर। जो व्यापक स्तर होता है और संकुचित स्तर होता है, व्यापक स्तर में चीज़ों को बड़ा करके दिखाया जाता है, और संकुचित स्तर में चीज़ों को, वस्तुओं को, या जो भी हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उसे एक बहुत छोटा करके, छोटे रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि विद्यार्थी आसानी से सीख सके। हम देखेंगे व्यापक स्तर। व्यापक स्तर के अंतर्गत कुछ पॉइंट है, उनको देख लेते हैं कि व्यापक स्तर के अंतर्गत शिक्षा मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास जैसे उसका सामाजिक वातावरण में समायोजन करना, उसका विद्यालय पर्यावरण में समायोजन करना, और भी बहुत सी बातें। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है और वह एक स्तर पर जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, तो वह एक अर्थ समायोजन के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। शिक्षा के व्यापक स्तर में व्यक्ति अपने समीप के वातावरण के घटकों जैसे परिवार, मित्र, पड़ोसी, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक सीखता है। आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जो एक विद्यार्थी है, एक बच्चा है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक पहले अपने परिवार से सीखता है, फिर अपने मित्रों से सीखता है, पड़ोसी से सीखता है, विद्यालय जाता है तो अपने शिक्षकों से सीखता है। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी सीखने की प्रक्रियाएं उसके सर्वांगीण विकास के अंतर्गत व्यापक स्तर में आती है। आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। नंबर 2 देख लेते हैं कि संकुचित स्तर। शिक्षा के केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। जो संकुचित स्तर होता है उसमें बच्चा क्या होता है, सिर्फ अपने विद्यालय में जो जाता है, जहाँ शिक्षण संस्थान होते हैं, जैसे कि विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, और जो शिक्षा वहीं पर प्राप्त करता है उसी को संकुचित स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। और जो संकुचित स्तर होता है इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि होती है। जैसे कि आप अभी देख लीजिए, जैसे कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया गया है, और जो पेपर परीक्षा होती है उसके लिए भी एक निश्चित अवधि है कि 3 घंटे के अंतर्गत आपको पेपर कंप्लीट करना है। तो ये संकुचित स्तर के अंतर्गत आता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और एग्जाम्पल ऐसे ही निकलते हैं, एक निश्चित पाठ्यक्रम और एक निश्चित अवधि, यही संकुचित स्तर होता है।
व्यापक स्तर के अंतर्गत देखें कि मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के व्यापक स्तर में व्यक्ति अपने समीप के वातावरण घटकों से, मित्र पड़ोसी से सीखता है। और संकुचित स्तर के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों से। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि होती है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि कोई भी विद्यार्थी या बच्चा या जैसे स्कूल में पहुंचता है तो वहाँ उसके लिए एक विशिष्ट पाठ्यक्रम लगा होता है। उसे उसमें अनेक विषय, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, इन सभी के लिए अलग अलग से उसे ज्ञान प्रदान किया जाता है। और यही उसके विशिष्ट विषय होते हैं संकुचित स्तर में। जिस तरह वह कक्षा में आगे बढ़ता जाएगा उसके विषयों का विस्तार होता जाएगा। इसमें मूल्यांकन होता है, तत्पश्चात मानक उपाधि पर प्रमाण पत्र मिलते हैं। जो हमारा संकुचित स्तर होता है यह विद्यालय से संबंधित है और इसमें बच्चों का जो परीक्षा होती है आप उसे मूल्यांकन कह सकते हैं। और उसके पश्चात उसे एक मानक उपाधि प्रमाण पत्र मिलता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, उसने परीक्षा, मान लीजिए उसने 8वीं क्लास की परीक्षा पास की या 10वीं क्लास की परीक्षा पास की और वह किसी भी बोर्ड से 10वीं पास करके आया है तो उसे उसके लिए एक मानक, उसे उसके लिए एक सर्टिफिकेट, एक मार्कशीट दे दी जाती है कि भाई ये आपके लिए एक उपाधि प्रमाण पत्र है, आप इससे अगली क्लास में लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो संकुचित स्तर में एक मानक उपाधि प्रमाण पत्र मिलता है। यह संकुचित स्तर की विशेषताएं, कारक, घटक आप इनको कह सकते हैं। इस स्तर पर शिक्षा कहीं न कहीं कक्ष और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। जो संकुचित स्तर होता है इसमें जो शिक्षा होती है वह एक कक्ष तक और पाठ्य पुस्तकों के जो विशिष्ट पाठ्यक्रम लगा हुआ है वहीं तक सीमित रहती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक छात्र को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने तथा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह छात्रों को ज्ञान, कौशल और उनकी रुचियों को बढ़ाने में, उनको सिखाने में सहायता प्रदान करता है कि एक शिक्षक विद्यार्थी को किस प्रकार पढ़ाए ताकि विद्यार्थी आसानी से समझ सके, उसे सीख सके। शिक्षण में छात्र मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। शिक्षक शिक्षण योग्य परिस्थितियां बनाता है। जो शिक्षण होता है उसमें छात्र एक मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं, एक पालन करते हैं। और जो शिक्षक होता है वह बच्चों के, विद्यार्थियों के, आप कह लीजिए उनके पढ़ने योग्य परिस्थितियां बनाता है। उनसे इसी प्रकार जैसे कोई नया पाठ चैप्टर शुरू करता है और उनसे उसी प्रकार बीएड में सिखाया जाता है। एक होता है पाठ्यक्रम, लेसन प्लान, तो उसके हिसाब से बच्चों से पहले से ही उनको जो पहले ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ही शिक्षण योग्य परिस्थितियाँ वो इस प्रकार बनाता है कि उनके पहले ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ देता है और विद्यार्थी उसमें रुचि लेते हैं। यह शिक्षण के द्वारा ही संभव है। आगे देखेंगे कि शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है। शिक्षण का मूल उद्देश्य छात्रों में समाजोपयोगी व्यवहार बदलाव लाना। जो शिक्षण होता है, शिक्षा होती है। आप शिक्षण बराबर शिक्षा कह लीजिए या शिक्षा बराबर शिक्षण कह लीजिए। आप इन बातों को क्लियर रखेंगे तो आप आसानी से शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड को क्लियर कर जाएंगे। जो शिक्षा होती है या शिक्षण होता है विद्यालय में और वहीं पर शिक्षा प्राप्त करता है बच्चा। जो शिक्षण है वही वहाँ से बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है और वहीं से वह समाज में उपयोगी एक व्यवहारिक जीवन उसका बनता है कि वह समाज में किस प्रकार समायोजित कर सके। यह शिक्षा शिक्षण के द्वारा ही संभव है, अन्यथा विद्यार्थी कम समय में समाजोपयोगी व्यवहारिक बदलाव नहीं ला सकता। इसका अर्थ है कि समाज के अनुरूप व्यक्ति के विचारों, व्यवहारों, कृत्यों, जो उसके कार्य होते हैं, परिवर्तन लाना ताकि वह समाज के विकास में सहायक हो सके। जो शिक्षा होती है, शिक्षण होता है, उसका एक कार्य यह भी होता है कि वह विद्यार्थी के अनुरूप, जो समाज है उसके अनुरूप विद्यार्थी के विचारों, व्यवहारों और उसके कार्यों में परिवर्तन ला सके ताकि वह समाज के विकास में सहायक हो। शिक्षण की मूल विशेषताएं निम्नवत हैं। अब देखेंगे
इसकी विशेषताएं दोस्तों थोड़ा आगे नीचे हैं, तब तक आप इसकी देख लेते हैं कि शिक्षण की मूल विशेषताएं क्या हैं। अंतः प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, स्वदेश्य प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, त्रिध्रुव प्रक्रिया। दोस्तों अब देखते हैं कि जो अंतः प्रक्रिया होती है शिक्षण के अंतर्गत, जो अंतः प्रक्रिया होती है इसमें विद्यार्थी स्वयं से शिक्षकों द्वारा सीखता है। सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया में विद्यार्थी विद्यालय के साथ साथ समाज से भी सीखता है, उसमें उसकी सारी क्रियाएं आती है। जो समाज में होने वाली क्रियाएं हैं सामाजिक क्रियाएं कहलाती है। एक स्वदेश्य प्रक्रिया, जो शिक्षण है वह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया, यह शिक्षण जो है एक सतत प्रक्रिया है। विद्यार्थी पहले बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, और जब वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, अपनी शिक्षा कंप्लीट कर लेता है, तो भी वह कुछ न कुछ समाज से सीखता रहता है। तो शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। त्रिध्रुव प्रक्रिया, शिक्षण एक त्रिध्रुव प्रक्रिया है। आप देख, 3 ध्रुव होते हैं शिक्षा के, 3 ध्रुव होते हैं, 3 चर आप कह लीजिए, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन सा चर नहीं है। तो वहाँ ये 3 चर आपको ध्यान रखने हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये शिक्षण के चर हैं, ध्रुव हैं। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब देख लेते हैं कि जो 3 ध्रुव होते हैं उनमें शिक्षक का क्या रोल है, छात्र का, पाठ्यक्रम। तो जो शिक्षक है वह स्वतंत्र चर होता है। शिक्षण के 3 ध्रुवों में शिक्षक स्वतंत्र चर होता है। छात्र यानी कि शिक्षार्थी, अध्येता, परतंत्र यानी कि आश्रित चर होता है, क्योंकि छात्र, विद्यार्थी या अध्येता शिक्षक पर निर्भर होता है। और पाठ्यक्रम होता है एक खुला चर, वह खुला चर होता है। प्रश्न कैसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से दिए गए शिक्षण के 3 चरों या ध्रुवों में से खुला चर कौन सा है। तो पाठ्यक्रम खुला चर है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं कि चर के कार्य, निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन। चर के कार्य क्या होते हैं। जो शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है, तो उसमें शिक्षक कार्य करता है बच्चों की कमियों को खोजना, उनको ध्यान रखना, उन पर कार्य करना, वह निदानात्मक कार्य। फिर उन जो समस्याएं उसने देखी हैं, जिन समस्याओं को उसने महसूस किया है कि बच्चे में, विद्यार्थी में ये कमियां हैं, तो अब वह उनके लिए सुधार करेगा, तो वह उपचारात्मक के अंतर्गत आएगा। फिर वह उसका दोबारा मूल्यांकन करेगा, तो ये मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। ये चर के कार्य हैं। ये शिक्षण की कुछ और विशेषताएं हैं। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रभावी नियोजन, प्रजातांत्रिक आदर्शों का अनुकूलन, शिक्षण विधियों पर आधारित छात्र योग्यताओं का संवर्धन, यानी कि जो छात्रों की योग्यताएं हैं उनमें बढ़ोतरी करना, उनको बढ़ाना, यही शिक्षण के कार्य हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। जैक्स डेलर्स के अनुसार, जैक्स डेलर्स ने शिक्षा के 4 स्तंभ स्थापित किए हैं। नंबर 1, कुछ बनने के लिए अधिगम। नंबर 2, ज्ञान के लिए अधिगम। कुछ करने के लिए अधिगम। साथ रहने के लिए अधिगम। दोस्तों आप इन चारों पॉइंटों को ध्यान रखेंगे कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, कुछ बनने के लिए अधिगम, ज्ञान के लिए अधिगम, कुछ करने के लिए अधिगम, साथ रहने के लिए अधिगम। ये जैक्स डेलर्स ने शिक्षा के 4 स्तंभ स्थापित किए हैं। शिक्षण औपचारिक, अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। जो शिक्षण है औपचारिक, अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो विद्यार्थी विद्यालय से प्राप्त करता है, औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा जो विद्यालय के बाद भी चलती रहती है, विद्यार्थी कहीं ना कहीं से सीखता रहता है, वही उसकी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। यूनेस्को 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि यूनेस्को 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है भारत।
भारत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। आप इन दोनों बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं कि अध्येता की क्या विशेषताएं होती है। अध्येता यानी कि छात्र, शिक्षार्थी, उसकी क्या विशेषताएं हैं। शिक्षा के प्रति उत्साह एवं उत्सुकता, यानी कि शिक्षा के प्रति जो वह सीखना चाहता है उसके प्रति वह उत्साहित होता है, उत्साहित रहता है। यह एक शिक्षार्थी की, एक छात्र की विशेषता है। धैर्य एवं सहनशीलता, जब तक विद्यार्थी में धैर्य और सहनशीलता नहीं आती वह कुछ नहीं सीख सकता। इसलिए यह उसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि वह धैर्य एवं सहनशीलता बनाए रखता है। पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए, जो एक अध्येता है वह पूर्वाग्रह मुक्त होने चाहिए। आत्मविश्वास एवं मजबूत इच्छा शक्ति, जो विद्यार्थी है वह एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण और उसकी एक मजबूत इच्छा शक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए उसकी एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विद्यार्थी ईमानदार होना चाहिए, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने विषय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। विद्यार्थी एक शोधकर्ता, खोजकर्ता के रूप में होना चाहिए। शिक्षा के प्रति रुचि एवं आत्मसमर्पण विद्यार्थी में होना चाहिए, तभी वह सीख सकता है। संचार क्षमता, विचार आदान प्रदान की क्षमता, संप्रेषण, जो विद्यार्थी होता है उसमें उसके अपने विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। उसका एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि उसे पाठ को पूर्णतः समझ लिया है, यह एक विद्यार्थी की विशेषताएं होती है, एक अध्येता की विशेषताएं होती हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। श्रव्य कारक, बौद्धिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। शिक्षण विधियां, प्रणाली विधि। आप देखेंगे कि जो शिक्षण विधियां होती है, प्रणाली बराबर विधि, आप शिक्षण विधियां कह सकते हैं, शिक्षण प्रणाली कह सकते हैं। प्रणाली और विधि का अर्थ, इनका मतलब समान है। आप देखेंगे कि आगमन विधि, नंबर 2 निगमन विधि, खोज या अन्वेषण विधि, बोध प्रणाली, निरीक्षण प्रणाली, यांत्रिक विधि, सामूहिक पाठन विधि, क्विज प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, अभ्यास प्रणाली। अनुकरण प्रणाली, पुनरावृत्ति प्रणाली, विश्लेषण प्रणाली, संश्लेषण प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली, प्रयोगशाला प्रणाली, खेल विधि। दोस्तों, ये शिक्षण की कुछ विधियां हैं, उसकी कुछ प्रणालियां हैं। इनके अंतर्गत विद्यार्थी, जैसे कि अनुकरण प्रणाली है, अनुकरण प्रणाली, इसके अंतर्गत बच्चा, छोटा बच्चे से आप लगा लीजिए कि वह दूसरों को अनुकरण करके, उनको देख के, उनकी नकल करके सीखता है। पुनरावृत्ति प्रणाली, चीज़ों को बार बार दोहरा करके। विश्लेषण, किन्हीं चीज़ों को बड़ा करके सीखना, संश्लेषण छोटा करके। व्याख्यान प्रणाली, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, यह एक व्याख्यान प्रणाली ही है। खेल विधि, प्रयोगशाला विधि, इसी प्रकार आगमन निगमन विधि। पहले आप उदाहरण देंगे, फिर आप उनको समझाएंगे। आगमन विधि, फिर निगमन विधि में पहले आप उनको समझा देते हैं, बाद में आप उनको उदाहरण देते हैं। तो इस प्रकार आगमन निगमन, सामूहिक पठन, साथ साथ पढ़ने की विधि जो कक्षा स्तर पर होती है। क्विज प्रणाली। तो ये बहुत सी प्रणालियाँ शिक्षण की प्रणालियाँ हैं। आप इन प्रणालियों को, इन विधियों का ध्यान रखेंगे कि यहीं से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रणाली नहीं है। प्रश्न इस प्रकार बनता है, प्रश्न ऐसे नहीं बनता कि इनमें से कौन सी प्रणाली है। प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से शिक्षण की कौन सी प्रणाली नहीं है। तो आप इन विधियों को ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, जो शिक्षण होता है उसमें जो विद्यार्थी आसानी से समझ सके, उसको सीख सके, उसमें महत्वपूर्ण सहायक सामग्री क्या है। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रियात्मक सामग्री, प्रयोगात्मक सामग्री। अब देखेंगे कि दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री क्या होती है, जिससे बच्चा किसी भी वस्तु को देख करके सीखता है, दृश्य सामग्री कहलाती है। श्रव्य सामग्री, बच्चा, विद्यार्थी
किन्हीं भी चीज़ों को ऑडियो के रूप में सुनता है, ये भी शिक्षण सहायक सामग्री है। दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत बच्चों को जो है शिक्षक, उनको कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि बच्चों को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाया जाए, किसी टूर पर ले जाया जाए और वहाँ उनको सिखाया जाए, उनको दिखा करके कि ये ताजमहल है और ये इस प्रकार है, ये शाहजहां ने बनवाया था। तो उस प्रकार उसको दिखा करके, उसको सुना करके, या आप क्लास में ही ले लीजिए, क्लास में भी आप प्रोजेक्टर होते हैं, ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर होते हैं, उनको आप चला देते हैं, बच्चे उस चीज़ को देख करके और सुन करके आसानी से सीख लेते हैं। क्रियात्मक सामग्री, इसके अंतर्गत बच्चे क्रिया करके सीखते हैं। बच्चों को एक मैदान के अंतर्गत ले जाया जाता है और वहाँ उनसे समझाया जाता है, उनमें क्रिया करके सीखते हैं और वे प्रयोग करते हैं, साथ साथ क्रिया के साथ साथ में प्रयोग करते हैं। क्रियात्मक सामग्री और प्रयोगात्मक सामग्री ये दोनों साथ साथ चलती हैं। अब देखते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया। शिक्षण के उद्देश्य हेतु उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना। जो मूल्यांकन होता है, इसके अंतर्गत शिक्षण के उद्देश्य हेतु उपयुक्त परिस्थितियां, जिससे कि विद्यार्थी आसानी से सीख सके। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना, जैसे कि एक शिक्षक अपने कुछ उद्देश्यों को लेकर के कक्षा में आता है और फिर वह बच्चों को उनके पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करता है और वह वहीं से जो उसके पिछले निर्धारित उद्देश्य है वह देखता है कि वे पूरे हो रहे हैं या नहीं, फिर वह उसके लिए वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करता है। मूल्यांकन साधन एवं तकनीक। मूल्यांकन की युक्तियां, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड और टेस्ट मेथड, यानी कि बच्चों को ऑब्जर्व करना, ये मूल्यांकन की युक्तियां हैं। जो एक अच्छा शिक्षक होता है वह भली भांति अच्छी प्रकार से इन युक्तियों को कर सकता है। परीक्षण विधि, बच्चों का जैसे कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते या उसके बाद में आप बच्चों से चलते हुए कोई भी प्रश्न पूछ लें, तो वह एक टेस्ट मेथड होता है। चलती हुई कक्षा में बच्चों से प्रश्न करना और बच्चे उसको उत्साहित होकर के बताते भी हैं। जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। जॉन डीवी जी जो हैं उनको प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। प्रयोजनवाद या आप कह लीजिए प्रयोगवाद को अमेरिका की देन माना गया है। अस्तित्ववाद का प्रतिपादक किर्कगार्ड है। अस्तित्ववाद का प्रतिपादक किर्कगार्ड है। दोस्तों, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं और यहीं से बनते हैं कि प्रयोजनवाद का जनक कौन है या प्रयोगवाद को किस देश की देन माना गया, अस्तित्ववाद का प्रतिपादक कौन है, तो किर्कगार्ड। इस प्रकार आपके पॉइंट क्लियर रहेंगे, बिंदु क्लियर रहेंगे, तो आप आसानी से परीक्षा में कर लेंगे। पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति स्तर के अंतर्गत बच्चा चीज़ों को हल्का हल्का याद रखता है। बोध स्तर के अंतर्गत वह उनको तेजी से याद करता है और उनको प्रयोग में लाने की कोशिश करता है। चिंतन स्तर के अंतर्गत बच्चा स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों का उपयोग करके वस्तुओं को, जैसे ही उसको बताया जाता है कि ये सेब है, ये संतरा है, फिर वह उसके लिए उसको देखते हुए ध्यान आ जाता है कि ये सेब है या संतरा है, या उसको कोई भी अन्य चीज़ दिखा करके उसकी स्मृति को तेज किया जाता है, उसके बौद्ध स्तर को मजबूत किया जाता है, तब वह चिंतन स्तर की स्थिति में आ जाता है। ये शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। शिक्षण के 3 स्तर: स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर, चिंतन स्तर। प्रश्न ऐसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से शिक्षण का कौन सा स्तर नहीं है, तो ये 3 स्तर शिक्षण के हैं। जो चौथा दिया रहेगा वह शिक्षण का स्तर नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण डायग्राम।
ब्लूम द्वारा 1956 ईस्वी में शिक्षण एक निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये ब्लूम के द्वारा है। यहाँ से सितंबर 2022, मार्च 2023 यहाँ से प्रश्न बना है और अब की बार भी यहाँ से प्रश्न बनेगा। आप इस पैराग्राफ को ध्यान रखेंगे। शुरू करते हैं। ब्लूम के द्वारा जो उन्होंने 1956 ईस्वी में दिया उद्देश्यों का वर्गीकरण, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान यानी कि सोचना, बोध, समझ, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये आता है ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत ब्लूम के द्वारा। ज्ञान, सोचना, बोध, समझ, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और संश्लेषण को सृजनात्मकता भी कह देते हैं, मूल्यांकन। ये तो हुआ ज्ञानात्मक क्षेत्र। अब देखते हैं भावात्मक क्षेत्र। आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना, निरूपण करना। देख लेते हैं मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। प्रतिरूपता, कार्य साधन या हस्तकौशल, परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण। दोस्तों यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं कि प्रश्न ऐसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से ज्ञानात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, फिर उसके नीचे ए बी सही है या सी डी ई सही है। इस प्रकार यहाँ से प्रश्न बनते हैं और हर बार यहाँ से प्रश्न बना है, अब की बार भी प्रश्न बनेगा ऐसी संभावना है। तो आप इस चीज़ को, इस पैराग्राफ को, इस वर्गीकरण को ध्यान रखेंगे। 2001 ईस्वी में एंडरसन और कर्तवूल ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया, जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ज्ञान बराबर सोचना, तो एंडरसन और कर्तवूल ने 2001 में ब्लूम वर्गीकरण में संशोधन किया और ज्ञान को सोचने का परिणाम माना जाने लगा। एंडरसन और कर्तवूल ने समझ के स्थान पर बोध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मक शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। जो एंडरसन और कर्तवूल है, इन्होंने समझ के स्थान पर बोध और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। एंडरसन और कर्तवूल के अनुसार ज्ञान के 4 आयाम हैं: तथ्यात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। तथ्यात्मक ज्ञान क्या होता है? जो तथ्यों से प्राप्त ज्ञान है, तथ्यात्मक। वैचारिक ज्ञान जिसमें विद्यार्थी विचार करके सीखते हैं, वैचारिक ज्ञान। प्रक्रियात्मक ज्ञान जिसमें विद्यार्थी प्रक्रियाएं करके सीखते हैं, प्रक्रियात्मक ज्ञान। और मेटाकॉग्निटिव ज्ञान क्या होता है? इसको हम ज्ञान का ज्ञान भी कह सकते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए का ज्ञान मेटाकॉग्निटिव ज्ञान कहलाता है। कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए, इस चीज़ को, इन बातों को जान लेना ही मेटाकॉग्निटिव ज्ञान कहलाता है। आप एंडरसन और कर्तवूल के अनुसार इन ज्ञानों के 4 नाम ध्यान रखेंगे: तथ्यात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान और मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। आप इन 4 बिंदुओं को ध्यान रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे। अब देखते हैं अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है सीखना। अधिगम को सरल भाषा में सीखना कहा जाता है। यह अनेक शिक्षण के कार्यों में अधिगम विद्यार्थी को सीखने में मदद करता है। तो देखते हैं, अधिगम को सरल भाषा में सीखना जाना जाता है। जो अधिगम होता है उसको सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी भी विषय वस्तु को या किन्हीं भी बातों को सीखना जाना ही अधिगम है। सीखा जाना। अधिगम को सरल भाषा में सीखना जाना जाता है। शिक्षण एक कार्य है और अधिगम उसकी उपलब्धि। अधिगम मूल रूप से मनोवैज्ञानिक है। जो अधिगम है मूल रूप से मनोवैज्ञानिक है। अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। गेट्स के अनुसार जो अधिगम है
अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। गेट्स के अनुसार अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की प्रक्रिया है, स्किनर के अनुसार। आप इन परिभाषाओं को ध्यान रखेंगे, परिभाषाएं परीक्षा में आती हैं। प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। शिक्षण विधियों में मुख्यतः स्थूल उपागम का अनुसरण किया जाता है। स्थूल उपागम यानी कि माइक्रो टीचिंग, इसका अनुसरण शिक्षण विधियों में मुख्य रूप से किया जाता है। अब देख लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण यानी कि सूक्ष्म विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधियाँ। सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, क्या होता है? तो इसमें देखते हैं कि एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। जो विद्यार्थी बीएड किए रहे होंगे वे सूक्ष्म शिक्षण से परिचित होंगे। पाठ्य वस्तु को एक संप्रत्यय तक सीमित रखना, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 5 से 10 के बीच रखना, पाठ के कालांश की अवधि जो है 5 और 10 मिनट के बीच सीमित करना, यही सूक्ष्म शिक्षण है। आप यहाँ से ध्यान रखेंगे संगोष्ठी के प्रकार। यहाँ से प्रश्न बना था, पिछली बार भी प्रश्न बन चुका है, अब की बार भी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बने। तो आप सिर्फ संगोष्ठी के प्रकारों को ध्यान रखेंगे। इनके नाम है कि छोटी संगोष्ठी, मुख्य संगोष्ठी क्या होती है। तो छोटी संगोष्ठी होती है कक्षा कक्ष स्तर, छोटी संगोष्ठी। मुख्य संगोष्ठी होती है विभाग संस्थागत स्तर पर जाकर, जब आप किसी संस्था से जुड़ते हैं, विभाग से जुड़ते हैं तो मुख्य संगोष्ठी। राष्ट्रीय संगोष्ठी होती है राष्ट्रीय स्तर पर जाके, और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप ये सिर्फ 4 पॉइंट है आपको ध्यान रखने के। संगोष्ठी के प्रकार है, छोटी संगोष्ठी किससे संबंधित है, कक्षा कक्ष स्तर से। मुख्य संगोष्ठी विभाग संस्थागत स्तर से। राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। परियोजना विधि किलपैट्रिक ने दी थी, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मूक्स होया, स्वयं प्रभाव हुआ। यहाँ से प्रश्न हर बार हर परीक्षा में प्रश्न बनता है, चाहे एक प्रश्न बने या 2 प्रश्न बने, हर बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न रहता है। आप देख लीजिए मूक्स को पहली बार 2008 में जॉर्ज सीमेंस और स्टीफन डाउन्स द्वारा आरंभ किया गया था। जो मूक्स है उसको पहली बार 2008 में जॉर्ज सीमेंस और स्टीफन डाउन द्वारा आरंभ किया गया। इसको सरल भाषा में CCK 08 यानी कि कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008 भी कहा जाता है। इसको मैनीटोबा विश्वविद्यालय के लिए क्रेडिट पाठ्यक्रम के रूप में बनाया गया था। जो मूक्स है इसको मैनीटोबा विश्वविद्यालय के लिए क्रेडिट पाठ्यक्रम के रूप में बनाया गया था। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मूक्स से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने देखे। आगे देखते हैं कि भारत में मूक्स जो प्लेटफॉर्म है मूक, उसका क्या योगदान है। भारत में मूक प्लेटफॉर्म का क्या योगदान है, आइए देखते हैं। भारत में मूक प्लेटफॉर्म, इग्नू का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार, जो इग्नू विश्वविद्यालय है उसका राष्ट्रीय डिजिटल भंडार भारत में मूक प्लेटफॉर्म, मूक से संबंधित, मूक से जुड़ा हुआ है इग्नू का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार, साक्षात ई सामग्री प्रदान कर रहा है। ये मूक प्लेटफॉर्म भारत में है। CBSE शिक्षा योजना 11वीं 12वीं कक्षाओं के लिए विद्यावाहिनी ग्रामीण स्कूलों के पाठ्यक्रम में IT को एकीकृत करती है। शिक्षा अनुसंधान नेटवर्क एडुसेट एजुकेशन सैटेलाइट भारत में शिक्षा के लिए प्रक्षेपित एक उपग्रह है एडुसेट। शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम टीवी सूचना और पुस्तकालय केंद्र, ये भारत में मूक प्लेटफॉर्म है। आप इनको ध्यान रखेंगे कि विद्यावाहिनी ग्रामीण स्कूलों के पाठ्यक्रम में एकीकृत करती है उनकी IT, और शिक्षा अनुसंधान नेटवर्क एडुसेट भारत में शिक्षा के लिए प्रक्षेपित एक उपग्रह है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इन बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे, ये भारत में मूक प्लेटफॉर्म हैं।
आगे देखते हैं स्वयं। यहाँ से भी परीक्षा में हर बार प्रश्न बनता है और उम्मीद है कि अब की बार भी बने। स्वयं यह एक स्वतंत्र मंच पर चला जा रहा है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से बनाया गया है। जो स्वयं है यह स्वतंत्र मंच पर चला जा रहा है और एक माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ये बना है। स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों पहुंच, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जो स्वयं है उसको भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता इनको प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह एक स्वदेश विकसित आईटी मंच के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। जो स्वयं है भारत में एक स्वदेश विकसित आईटी मंच के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। यह 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक शिक्षण कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को किसी के लिए कहीं भी किसी भी समय पहुंच की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। जो स्वयं है उसका कार्य क्या रहेगा? 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक शिक्षण कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को किसी कक्षा के लिए कहीं भी किसी भी समय उसे पहुंच की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। ये स्वयं का कार्य है, आप इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ से स्वयं से हर बार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। सभी पाठ्यक्रम परस्पर संवादात्मक देश के श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए तथा सभी भारतीयों को निःशुल्क उपलब्ध होंगे। जो स्वयं के पाठ्यक्रम हैं, संवाद हैं, वे जो देश के श्रेष्ठ शिक्षक हैं उनके द्वारा तैयार किए गए और सभी भारतीयों जितने भारतीय हैं उनको निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। देश भर से विशेष रूप से चुने गए लगभग 1000 शिक्षक एवं व्याख्याता इन पाठ्यक्रमों को बना रहे हैं। जो स्वयं के लिए पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, बन रहा है, लगभग पूरे भारत के लगभग 1000 शिक्षक एवं व्याख्याता इन पाठ्यक्रमों को बना रहे हैं। स्वयं में प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम 4 भागों में विभाजित हैं, इनको देखेंगे। स्वयं में जो प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम हैं 4 भागों में हैं। आप इन चारों भागों के नाम ध्यान रखेंगे। नंबर 1 वीडियो व्याख्यान, विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जो कि डाउनलोड की जा सकेगी। परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वमूल्यांकन की परीक्षा, शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श। जो स्वयं है उसमें जो पाठ्यक्रम है 4 भागों में विभाजित है। नंबर 1 वीडियो व्याख्यान, विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जो कि डाउनलोड की जा सकेगी। परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मूल्यांकन परीक्षा, शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श की सुविधा स्वयं में दी गई है। जो इसका पाठ्यक्रम है इन्हीं 4 भागों पर विभाजित है। आगे देखते हैं अध्ययन अनुभव को ऑडियो, वीडियो तथा मल्टीमीडिया नई शिक्षण प्रौद्योगिकी का विकास करके समृद्ध बनाने के लिए उपयोग किए गए हैं। श्रेष्ठ गुणवत्ता की सामग्री सृजित करने तथा प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। अब उनको देखेंगे। श्रेष्ठ गुणवत्ता की सामग्री सृजित करने तथा प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। देखते हैं विद्यालय शिक्षा, विद्यालय के पश्चात की शिक्षा, स्नातक शिक्षा और स्नातकोत्तर शिक्षा। जो विद्यालय शिक्षा है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। जो विद्यालय के पश्चात की शिक्षा है उसके अंतर्गत है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली। स्नातक शिक्षा देखेंगे इंजीनियरिंग शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु, शैक्षिक संचार हेतु सह व्यवस्था स्नातक शिक्षा के अंतर्गत है। अब देखेंगे स्नातकोत्तर शिक्षा।
स्नातकोत्तर शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियरिंग शिक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रबंधन शिक्षा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये स्नातकोत्तरी शिक्षा के लिए आयोग है। अब आगे चलते हैं। स्वयं प्रभा शिक्षण। दोस्तों हमने मोक्ष देखा, स्वयं देखा, अब ये है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा शिक्षण, इसको देखते हैं। स्वयं प्रभा शिक्षण 34 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT 15 यानी कि स्वयं प्रभा जो है शिक्षण 34 DTH चैनलों का समूह है जो GSAT है, GSAT 15 आप इसको कह सकते हैं। 15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। स्वयं प्रभा शिक्षण 34 DTH चैनलों का एक समूह है जिसे आप GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। इसमें प्रयोग उपग्रह GSAT 15 नई सामग्री प्रतिदिन कम से कम 4 घंटों के लिए प्रसारित होगी जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी। स्वयं प्रभा पर जो सामग्री होगी अध्यापन सामग्री कम से कम 4 घंटों के लिए प्रसारित होगी और एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी। DTH चैनल निम्नलिखित को कवर करेंगे। आप देखेंगे कि जो DTH चैनल है, जो 34 DTH चैनल है, वे निम्नलिखित को कवर करेंगे, जैसे कि उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा 9 से 12वीं क्लास तक, 9 से 12 स्तर की कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा, जो स्कूल की शिक्षा है उसे कवर करेंगे। पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम, जो विद्यालयों में स्कूलों में लगा हुआ पाठ्यक्रम है उसी आधार पर यहाँ स्वयं प्रभा शिक्षण में पाठ्यक्रम चलेगा। सहायक छात्र कक्षा 11वीं और 12वीं, यह कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए छात्रों के लिए सहायक है स्वयं प्रभा शिक्षण। अब देखते हैं स्वयं की विशेषताएं। जो स्वयं है उसकी विशेषताएं, ये पीछे रह गई थी, यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। स्वयं की विशेषताएं, गुणवत्ता वाला अधिगम और अनुभव, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी पाठ्यक्रमों के संवादात्मक ई कंटेंट के लिए वन स्टॉप वेब लोकेशन। आप ध्यान रखेंगे कि जो स्वयं है वह गुणवत्ता वाला अधिगम का अनुभव है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के सभी पाठ्यक्रमों के लिए संवादात्मक ई कंटेंट के लिए वन स्टेप वेब लोकेशन। आगे देखते हैं। अत्याधुनिक प्रणाली तथा प्रमाणीकरण की अनुमति, स्वयं जो है उसकी विशेषता है अत्याधुनिक प्रणाली और प्रमाणीकरण की अनुमति। जो कुछ भी उस पर तथ्य हैं सब प्रमाणित हैं। सहकर्मी समूह वार्तालाप और चर्चा मंच द्विजाति प्रतिरूप, जो स्वयं है उसकी एक विशेषता यह भी है कि उस पर जो समूह वार्तालाप है वह सहकर्मी समान रूप से चर्चा मंच पर द्विजाति प्रतिरूप से चलेंगे। अब देख लेते हैं कि आधुनिक शिक्षा पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, नन, पार्थस्टम, टैगोर शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा बालक के लिए है न कि बालक शिक्षा के लिए। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो आधुनिक शिक्षा है उसके अंतर्गत पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, नन, पार्कहर्स्ट एवं टैगोर आदि शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा बालक के लिए है न कि बालक शिक्षा के लिए। अब देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा के मुख्य प्रभाव। आधुनिक शिक्षा के मुख्य प्रभाव, बालक के व्यक्तित्व का महत्व, शिक्षा में क्रियाशीलता के सिद्धांत का महत्व, शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर बल, सामाजिक गुणों के विकास पर बल, व्यक्तित्व के विकास पर बल, सामुदायिक जीवन का केंद्र स्कूल, इस बात पर भी बल आधुनिक शिक्षा के मुख्य प्रभाव हैं। आधुनिक शिक्षा के मुख्य प्रभाव, बालक के व्यक्तित्व का महत्व, जैसे कि कोई भी बालक विद्यालय पहुंचता है वहां उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, उसका महत्व आधुनिक शिक्षा के मुख्य प्रभाव के अंतर्गत आएगा।
शिक्षा में क्रियाशीलता के सिद्धांत का महत्व। जो शिक्षा है उसके अंतर्गत क्रियाशील विद्यार्थी के बल सिद्धांत पर उसके महत्व पर बल दिया जाएगा। शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर बल। जो शिक्षा है एक विद्यार्थी को व्यवहारिक किस प्रकार बनाए, उसे सामाजिक किस प्रकार बनाए, आधुनिक शिक्षा के मुख्य प्रभाव इस बात पर रहेंगे। सामाजिक गुणों का विकास पर बल, उसे सामाजिक उपयोगी बनाना। व्यक्तित्व के विकास पर बल, सामुदायिक जीवन का केंद्र है विद्यालय, इस बात पर आधुनिक शिक्षा का मुख्य प्रभाव रहेगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति को कंप्लीट किया। और इसके अलावा आपको कोई भी नोट्स या कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी वीडियो हिंदी में है और आप इसे देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।